तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हमें जान के और इन्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, आपको ये बातें याद रखने हैं। बेलग्रेड सम्मेलन से इसकी शुरुआत होती है। दूसरा, ये पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब हुआ था तो इसमें कुल 25 देश शामिल थे और वर्तमान समय में इसी गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ के लगभग 120 से अधिक हो गई। ठीक है, इस गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ के 120 हो गई है। ओके, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो अंतिम बैठक या 2019 में जो इसका बैठक हुआ था वो किस देश में हुए थे? 2019 में जो इसके बैठक हुए थे वो किस देश में हुए थे, बताइए आप लोग। 2016 में जो इसकी बैठक हुई थी ये हुई थी वेनेजुला में। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से देश गुटनिरपेक्ष देश में शामिल। तो एशिया के देश, अफ्रीका के देश, बहुत सारे, भारत ना, जैसे अफ्रीका और जैसे आप और सारे देश को ले लीजिए, एशिया के और सारे देश भी हैं, जैसे आप नेपाल को ले सकते हैं, युगोस्लाविया को ले सकते हैं, या मिस्र को ले सकते हैं। ठीक है, घाना को ले सकते हैं। ये सारे देश हैं जो सम्मिलित। लतानिया और लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देश, अमेरिका दो हिस्से में है, एक ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका और नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्र में भी लोग, इस क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र जो नीचे वाला है ना, जिसे लैटिन अमेरिका बोलते हैं, इन सारे क्षेत्र के देश लोग इसमें शामिल हैं। अब कुछ चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे, कौन वो प्रमुख 5 देश थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष को स्थापना किया। तो पहला, भारत से जवाहरलाल नेहरू, है ना। दूसरा, इंडोनेशिया से सुक्रानो। तीसरा, एन क्रुमा जो कि घाना से थे। चौथा, गमाल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र से। और पांचवा, योसेफ ब्रॉज टीटो जो कि युगोस्लाविया से थे। इन 5 देशों को और इन प्रमुख अध्यक्षों के नाम याद रखिए। मैप में कई बार इनके नामों के बारे में चर्चा की जाती है या पूछी जाती है। जब दुनिया 2 गुटों में बटा था तो दुनिया के सामने ये समस्या थी कि यदि अमेरिका और यूएसएसआर आपस में कभी झगड़ा करता है या थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति आती है तो ये जो छोटे छोटे नव आजाद हुए देश हैं, इन सारे देश को सीधे खींचे चले जाना पड़ेगा युद्ध में। इसलिए भी अब लोग चाहते थे या कुछ देश चाहते थे कि हम अलग रहें इन गुटों से। दूसरा, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए ये 2 गुट में शामिल होना कोई तर्क संगत बातें नहीं, क्योंकि दोनों गुटों के बीच संघर्ष हो रही है। तो अब जरूरत पड़ी दुनिया के सामने एक और विकल्प की, और दुनिया ने एक तीसरा विकल्प, जिसे तीसरी दुनिया भी बोली जाती है, उसे गुटनिरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष के देश। गुटनिरपेक्ष के उद्देश्य क्या है, आखिर कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जो गुटनिरपेक्ष देश ने बनाया है या गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बनाया है? इंपॉर्टेंट बातें। पहली, गुट गठबंधनों से दूर रहने। अमेरिका और सोवियत संघ जो सैनिक गठबंधन कर रहे थे, इनके गठबंधन से दूर रहने हैं। जैसे नाटो, सीटो, सेंटो जैसे जो सैनिक गठबंधन बना रहे थे, इससे नव आजाद देश दूर रहना चाहते थे। इन कारणों से भी इन लोगों ने अपना एक अलग गुट बना लिया। ठीक है। दूसरा, ये सारे जो देश थे, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद का अर्थ है कि किसी साम्राज्य के सीमाओं का विस्तार करना। जैसे चाइना की मंशा है कि वो अपने सीमाओं को विस्तार करे, जैसे चाइना ने तिब्बत को अधिग्रहण कर लिया, जैसे चाइना भारत के कुछ क्षेत्रों पर नजर रखता, तो इस नीति को साम्राज्यवाद बोलते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब है कहीं दूर से दूसरे ताकतवर देश जब किसी छोटे देश पर हमला करके, है ना, उसकी राजनीति को अपने हाथों में ले लेता है,
और अपने अनुसार उसके साथ देश के शासन को चलाने लगता है, उसे उपनिवेशवाद है। जैसे कि 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश चाहते थे कि दुनिया में उपनिवेशवाद भी खत्म की जाए, दुनिया से उपनिवेशवाद खत्म की जाए। ठीक है, ये भी चाहते थे। तो ये उद्देश्य था इसका दूसरा, कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उन्मूलन हो, पूरी तरह से खात्मा हो, अब कोई भी साम्राज्य और उपनिवेश को ना बनाए। ठीक है। और तीसरी बात है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन करना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी ये किया गया, क्योंकि दोनों गुटों के साथ शांति इंश्योर नहीं हो सकते थे, क्योंकि दोनों गुटों ने अपने आप को सैनिक गुटों में बदलता जा रहा था और आज न कल युद्ध की स्थितियों में विश्व अशांति के चपेट में चला जाता। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सभी आजाद देश, तब आजाद देश अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलनों को ज्वाइन किया। और ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, कि विश्व शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति और सभी की सुरक्षा, ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक है। ठीक है। तीसरा, नस्लीय भेदभाव का अंत, रंग भेदभाव का अंत। जिस तरह से अफ्रीका ने इस रंग भेदभाव की नीति का सामना किया, इससे ये बात भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल हुए कि हमें नस्लीय या रंग भेदभाव की चीजों को बढ़ावा नहीं देने हैं, इसे खत्म करने हैं। ठीक है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयास एवं अन्य कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाना। दुनिया जब दो गुटों में बटी हुई थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग की जरूरत थी। तो गुटनिरपेक्ष देश का ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी शांति पीसफुल मिशन या शांति प्रयास हो रहे हैं उसमें हम सहायता देंगे, और जितने भी विश्व को बढ़ावा देने, शांति स्थापित करने के लिए जो भी कार्य हो सके, उन सारे कार्यों में हम बढ़ावा देंगे। ठीक है। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलनों ने अपना उद्देश्य बनाया। अगला है नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। दुनिया में एक नई अलग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाया जाए, ना कि हम लोग इन लोगों के साथ, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ है, इसके साथ मिलकर सैनिक गठबंधन बनाए। ठीक है। तो नया अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश भी की गई। ओके, ताकि हम नए वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार आर्थिक विकास कर सके, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ मिलकर विकास कर सके। ठीक है। और अगला जो प्रमुख उद्देश्य है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, पर्यावरण को संरक्षित करना। विश्व सहयोगों को बढ़ा के पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि पर्यावरण के संचारण से और जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रही है, इससे पूरी विश्व को प्रभावित होंगे। ओके, तो पर्यावरण को संरक्षण करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बना गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य है मानव अधिकारों को लागू करना। जिस तरह से आप देख सकते हो, मानव अधिकारों का विश्व भर में उल्लंघन हो रहा है, मानवों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, इस चीज से बचाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपना एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया, मानव अधिकारों को लागू कराना, विश्व स्तर पे मानव अधिकार के नीतियों को लागू कराना। ठीक है। और नेक्स्ट है अपनी मुक्त और स्वतंत्र विदेश नीति, जो कि प्रमुख उद्देश्य में से, सबसे प्रमुख उद्देश्य में से एक है अपनी मुक्त और स्वतंत्र विदेश नीति। यदि आप किसी भी पाले में, अमेरिका के सैनिक गुट में या सोवियत संघ के किसी भी गुट में, दोनों में से किसी भी गुट में शामिल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी विदेश नीति स्वतंत्र नहीं रहेगी। आपको, यदि आप अमेरिका के गुट में शामिल होते हैं, तो अमेरिका के गुट में शामिल होने के बाद आपको अमेरिका की नीतियों के अनुसार चलने पड़ेंगे। आप सोवियत संघ से व्यापार नहीं कर सकते, आप अमेरिका का कभी विरोध नहीं कर सकते। तो इसलिए गुटनिरपेक्ष के देशों ने अपना अगला और प्रमुख उद्देश्य, जो कि मुक्त और स्वतंत्र विदेश नीति बनाया। ठीक है, समझ में आई सारी बात? चलिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य समझने के बाद
अब हमें इन बात को गौर करने की जरूरत है कि वर्तमान समय में या उस समय में जब शीत युद्ध का दौर था, उस समय क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई प्रासंगिकता थी? क्या कोई महत्व था? क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों से दुनिया को कोई फायदा हुआ? तो इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, आखिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इन बातों को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता में से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पुरजोर मांग करना शुरू किया, क्योंकि जो व्यवस्था अमेरिका और सोवियत संघ ने बना रखा था, जिससे दुनिया के सामने केवल दो विकल्प थे, या तो आप अमेरिका के साथ रहिए या सोवियत संघ के साथ। ऐसी स्थिति में नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग की जोर पकड़ ली पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था नए तरीके से ढाला जाना चाहिए। पूरे विश्व के लिए एक नियम होना चाहिए जिसमें सह अस्तित्व की भावना हो। सब देश अपने आप को स्वतंत्र रख पाए, सब देश अपने आप को सुरक्षित रख पाए। इस तरह की एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था हो, सब देश आपस में व्यापार कर पाए। इस तरह की नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग करने लगा पूरा देश या पूरा विश्व। ठीक है, अगला जो इसकी प्रासंगिकता या इनकी विशेषता में से एक है आणविक निशस्त्रीकरण। जिस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलनकारियों ने या आंदोलनकारी देशों ने आणविक निशस्त्रीकरण, परमाणु हथियार को खत्म करने की मांग की, कहा कि हमें विश्व से परमाणु हथियार जैसे भीषक हथियारों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। इस बात को लेकर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों पे इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने दबाव बनाया, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बड़े पैमाने पर इस आणविक निशस्त्रीकरण को खत्म करने के लिए दबाव बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग की गई कि नई जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत हमें सभी दुनिया के देशों को स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित करने का हक मिलना चाहिए। साथ ही किसी भी देश के साथ व्यापार करने के लिए, किसी भी देश के साथ राजनीतिक आर्थिक संबंध स्थापित करने के लिए पूरी आजादी मिलनी चाहिए। इस तरह की नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चाहिए हमें। तीसरा, आणविक निशस्त्रीकरण को दबाव डालना। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन्होंने सोवियत संघ और अमेरिका के ऊपर परमाणु हथियार को डिस्ट्रॉय करने के लिए दबाव डाला, और विश्व बिरादरी, विश्व के अन्य देशों को भी इसमें एकजुट करने की कोशिश किया कि विश्व के और भी देश जब इसमें एकजुट होंगे और सब मिल के दबाव बनाएंगे तो इसे निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, आगे है दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना। दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना कि दक्षिण के जो देश हैं इन सारे देशों को भी सहयोग करना, या जो दक्षिण के देश हैं इन्हें सहयोग देकर प्रोत्साहित करना भी एक प्रमुख उद्देश्य रखा। ठीक है, दक्षिण के देश, खास करके आप यूरोप की बात कर सकते हैं, ठीक है, या और जो दक्षिण के देश खास करके आप एशिया वाले जो देश हैं या और सारे जो द्वीपीय देश हैं, इन सारे देश के बारे में कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसकी प्रासंगिकता में कि नव औपचारिक शोषण का विरोध। जो दुनिया ने पहले से उपनिवेशीकरण, दूसरे देश को गुलाम बनाना, दूसरे देश पे जबरन आक्रमण करना, उसके संपत्ति को, उसके शासन को अपने हाथ में ले लेना, इन सारे चीजों का विरोध किया। ठीक है, नई और नव औपचारिक शोषण का विरोध किया, साम्राज्य के विस्तार का विरोध किया कि अब फिर से साम्राज्य विस्तार और उपनिवेशवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रमुख प्रासंगिकताओं में से एक है। ओके, और लास्ट, विकसित और विकासशील उत्तर और दक्षिण संवाद देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना। देखिए, उत्तर और दक्षिण, उत्तर की देश इधर और दक्षिण के देश इधर, जो कि यूरोप के देश हैं,
विकसित देश हैं, अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, है ना। उत्तर में क्या है? तो ये दबाव डाला कि विकसित देश को विकासशील देशों के साथ मिलजुल के व्यापार करने की जरूरत है। ठीक है, विकसित देश को विकासशील देशों के साथ मिलजुल के व्यापार करने की जरूरत है। ठीक है, उल्टा लिख दिया, ऊपर में उत्तर, ठीक है, नीचे में दक्षिण। तो इस यूरोप के देश जो हैं और इधर जो दक्षिण के देश हैं, नीचे अफ्रीका के देश हैं, इन दोनों को मिलकर व्यापार करना चाहिए और विकासशील देश और विकसित देश दोनों को मिलजुल के अपना व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। विकसित देश और गरीब देशों को मिलके इस दुनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, देखिए दुनिया में जितने भी संगठन हैं उसके कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं, और कुछ लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का विपक्ष में हैं, विरोध भी करते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों का कहना है इनके विरोध में कि ऐसा माना जा रहा है कि अब गुटनिरपेक्ष सार्थक नहीं बचा। ऐसा क्यों कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष सार्थक नहीं बचा? क्योंकि अब दुनिया इस बात को नजर देख रहा है कि अब जो देश है ये कहता है हम अपने आप को हम गुटनिरपेक्ष हैं, लेकिन किसी ना किसी देश के साथ करीब है ना। तो कुछ लोगों का कहना है अब दुनिया में तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध है ही नहीं, तो गुटनिरपेक्ष की जरूरत क्यों, सब दुनिया तो आजादी है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता अब खत्म हो गई है। दूसरा, इसका गठन उपनिवेश और साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरोध में किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था उपनिवेश का विरोध करना, कि फिर से दुनिया किसी देश को उपनिवेश ना बनाए। साम्राज्यवाद का विरोध करना, जो लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करके दूसरे के साम्राज्य को अधिग्रहण कर लेते हैं, इसका विरोध करना। ठीक है, नस्लवाद, नस्ल के आधार पे जो भेदभाव होते हैं, केवल इसी 3 प्रमुख चीजों के विरोध के लिए गुटनिरपेक्ष बनाया गया था, ना कि आर्थिक विकास, आर्थिक सहयोग, विश्व शांति, इन सारी चीजों के लिए। तो कुछ लोग इन आधारों पे इसका विरोध करते हैं। बात समझ में आ गया? ये बातें आपको समझ में आ गई? कुछ महत्वपूर्ण सैनिक संगठन जिसके शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं या कब स्थापना हुई इसके बारे में पूछे जाते हैं, या खास करके इसके सदस्य देश के बारे में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सबों को अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, पहला है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है सीटो, साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। उसके बाद सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, 1955 में हुई थी। ठीक है, और फिर है वार्सा पैक्ट जो कि सोवियत संघ ने बनाया था, ओके, 1955। अगला है नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, कि हमें दोनों में से किसी ग्रुप में शामिल नहीं होने हैं। नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट के लोकेशन को भी देखना और समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम जरा आपको लोकेशन पे ले चलते हैं। चलिए, इस मैप को यदि आप गौर से देखेंगे तो इस मैप में तीसरी दुनिया के देशों के बारे में भी वर्णन है, और इस मैप को जरा गौर से देखिए। यहाँ पे पहली दुनिया जो कि अमेरिका के गुटों में शामिल थे, ये पहली दुनिया अमेरिका के गुटों को दिखाता है जो कि अमेरिकन गुट में शामिल था, है ना, एंग्लो अमेरिकन गुट में। तो ये पीला वाला जो देश है ना, अमेरिका, कनाडा और ये सारा क्षेत्र यूरोप का, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, ये सारे क्षेत्र शामिल थे। पीला वाला देश ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे। जबकि दूसरा जो गुट था वार्सा पैक्ट के तहत, ये रेड वाला है, नाटो के सदस्य देश ये हैं। आप ध्यान रखिए, नॉर्थ ये है नॉर्थ, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के किनारों पे जो भी देश बसे हैं ना,
आप याद कर लीजिए, ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड, है ना, अमेरिका, कनाडा, ये सारे देश नाटो के सदस्य देश हैं। ठीक है, ये अमेरिका के सैनिक गुट थे। वारसा पैक्ट, ठीक है, वारसा पैक्ट, वारसा संधि, ये देशों का समूह था जिसमें अमेरिका, चीन, है ना, इन सारे क्षेत्र और उत्तर कोरिया, ये सारे क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी दुनिया, जिसे नाम बोला जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, गुट निरपेक्ष देश। ये जो ग्रीन वाला देश है ना, ये सारे के सारे ग्रीन वाले देश गुट निरपेक्ष देश कहलाए। और गौर कीजिए, ये गुट निरपेक्ष देश कौन है? लैटिन अमेरिका, इसे उत्तरी अमेरिका, इसे दक्षिणी अमेरिका, और इसी को लैटिन अमेरिका बोला जाता है। लैटिन अमेरिका के जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे देश इस गुट में शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद यूरोप, ये अफ्रीका के देश, जितने भी अफ्रीका के देश हैं, सब के सब इस तीसरी दुनिया अर्थात गुट निरपेक्ष में शामिल हैं। और आप देखिए इस एशिया के देशों को, है ना, सेंट्रल एशिया के देशों को, ये सारे देश, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सारे भी गुट निरपेक्ष में शामिल हैं। और कुछ द्वीपीय देश, यहाँ पे फिलीपींस, है ना, और सारे देश जो है, इंडोनेशिया, ऐसे देश भी शामिल हैं गुट निरपेक्ष में, और तीसरी दुनिया का देश के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नाटो इधर के क्षेत्र में है, वारसा पैक्ट इधर है, और सेंट्रल एशिया में, एशिया के बीच वाले हिस्से को सेंट्रल एशिया बोला जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया में C2 है। सेंट्रल एशिया में क्या है? C2 है। यहाँ वाला क्षेत्र जो कि तेल वाला देश था, ईरान, इराक, है ना, ऐसे देश, कुवैत, इस ग्रुप को C2 के नाम से जाना गया, सेंट्रल एशिया, है ना, केंद्रीय एशिया सहयोग संधि संगठन। उसके बाद है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में खास करके इन देशों के साथ संधि किए गए थे, और पाकिस्तान भी शामिल थे। ठीक है, जो अमेरिका के साथ C2 किए गए थे, साउथ दक्षिण एशियाई सहयोग संधि संगठन जो था, वो ये वाला क्षेत्र था। क्लियर हो गए बात?